कहना पार्टी अफिलिएशन सर्टिफिकेट ले आओ was how could they bring it when the party could not contest the election? So there's no certificate that they understood to bring. एक तरफ कहा कि मैं फलां पार्टी से मुंसलिक हूँ नजरियाती से, और मगर सर्टिफिकेट नजरियाती का नहीं लाते हैं, पीटीआई का लाते हैं। कानून में कोई ऐसी शिक है जो इस तजाद का सोल्यूशन बताए? You're not talking of a one-off candidate and going to the president for that. You're talking of a major level national party. Or does even not the election commission understand that about political parties? Obviously you do. ये केस एक खाबंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग हाई कोर्ट में फिल फॉर चैलेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर साहब ने कल ऑफर की इमरान खान साहब को, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि अगर आप हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। कल उमर अयूब साहब ने इनकार कर दिया था, आज इमरान खान साहब ने जेल में इनकार कर दिया। रऊफ हसन साहब ने दावा किया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा तो अब बंद हो गया। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह की अपील जो है वो खारिज कर दी गई है। अब सजा कालअदम नहीं हुई और आज भी वो मुजरम है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला स्टेप क्या हो सकता है, ये भी एक इशू है जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पार्टी के अंदर एक डिवीजन सामने आ रही है। 27 कहा जा रहा है कि एमएनएज अलग हो रहे हैं और वो एक साइड पे बैठ के प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं। तो पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये भी एक सवाल है। और इसके साथ साथ जो मखसूस सीटों का इशू है उस पर भी बात होगी, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुजरम समझ रही है। वो समझ रही है कि उन्होंने फैसले को गलत इंटरप्रिटेशन उसकी की, जिसकी वजह से सारा क्राइसिस पैदा हुआ। अब अगर ये सारा मुद्दा इलेक्शन कमीशन के ऊपर चला जाता है तो फिर क्या रिजल्ट निकल सकता है, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजौता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हसरात मलिक साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। अफनान साहब, ये इमरान खान साहब की तरफ से भी मुज़ाकरात पे इनकार हो गया। कल उमर अयूब साहब ने किया, आज इमरान खान साहब ने जेल से मैसेज भेजा है कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है आज बड़ा अच्छा एक वो भी किया कि वो खुद गए और सबसे मिले। तो हम तो समझते हैं कि मामलात जो है वो तभी हल हो सकते हैं जब बातचीत और मुज़ाकरात हो। मगर अगर ज़ाहिर है कोई ना करना चाहे मुज़ाकरात तो ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा सकता। तो वो कहते हैं आपके पल्ले कुछ नहीं है, जब आपके पास है कुछ नहीं तो मुज़ाकरात जिनके पल्ले है फिर उनसे ले लें जाके जो करना है, फिर ले लें। फिर जो अभी हाल जहाँ पहुँचा है ये इन्हीं हरकतों की वजह से तो पहुंचा है। भाई मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो कमज़ोर जो है वो कब हुई है, आप उठा के देख लें। कहते हैं जो 16, 17 में 14 में जो कारनामे हुए उसके बाद यहाँ तक हम पहुँचे। तो अगर पल्ले कुछ नहीं है तो फिर जिनके है फिर उनसे कर लें बात, आप देख लेंगे मिलता है। वो मान नहीं रहे, उनको तो मैसेज भेजा जा रहा है लेकिन उस तरफ से कोई रिस्पांस वो ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मैं बात करता हूँ, मुझसे बात नहीं करती। वो तो ये कहते हैं ना, तो वो कर लें उनसे फिर बात, ये कहते हैं अगर वो बेहतर समझते हैं। और उसके बाद जो है वो देखिए, बात ये है कि जब इस मुल्क में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो मुल्क की जमहूरियत जो है वो स्ट्रेंथन हुई। उसके बाद 18वीं तरमीम हुई, एक पूरा सिलसिला चला। इनको लाया इसलिए गया था कि मुल्क के अंदर जमहूरियत को तबाह बर्बाद करें और एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है उसको दोबारा से बेहतर करें। वो उन्होंने बड़ी कामयाबी से कर लिया। अब जब उनकी इनसे नहीं बन रही तो फिर दोबारा लड़ाई चले जा रही है, ये हो रहा है इस वक्त। ठीक है। नहीं साहब, ऐसे ये वाकई इमरान खान साहब नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, क्योंकि रऊफ हसन साहब ने क्लेम किया कि आज जिन लोगों ने मुलाकात की तो खान साहब ने एक तो कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते और हुकूमत के साथ भी कोई नहीं हो सकता, साफ इनकार है। देखें, दोनों जो मुज़ाकरात की बात है ना रऊफ साहब ने की है, तो मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम के अंदर आकर कह चुका हूँ कि खान साहब को बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ये 3 जमातें जो हैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने आवाम का मैंडेट चोरी किया है। फार्म 47 के मुताबिक जिन्होंने इनको बनाया है पावर उनके पास है, इनके पास तो पावर ही नहीं है। और उनसे अगर बात होगी तो वो भी मैंने आपको बताया था कि किस हद तक होगी कि हम इस बात के ऊपर सिर्फ हमारा एक नुक्ता जो है वो बड़ा क्लियर है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, हर इदारा अपनी हदूद के अंदर है। हर इदारा जो जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है उससे वो बाहर नहीं जा सकता। तो वो तो हमारा क्लियर है। और दूसरी बात, जो पार्टी के अंदर किसने आना है वो तो खान साहब ने कह दिया था कि जिस वक्त मैं बाहर आऊँगा तो उसके बाद फिर डिसीजन किया जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली कुछ 1-2 ज्वाइनिंग्स हुई और उसके बाद काफ़ी वर्कर्स के अंदर भी और वो क्रिटिसाइज सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर हर एक को इस टाइम के ऊपर खान साहब ने कहा कि थोड़ा इंतज़ार करवाया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन किस कैटेगरी में। कोई ज़बरदस्ती किसी को उठा लिया गया, तशद्दुद किया गया, उसका एक और मामला है।
कोई तो वैसे ही जिसको टच ही नहीं किया गया, उसको कोई प्रॉपर्टी का अगर मामला है कि उसकी कोई मामलात हैं, कोई फाइलें हैं, तो वो वैसे ही चला गया, तो उसकी एक और कैटेगरी। मसलन कौन से, किसकी बात कर रहे हैं आप? मसलन अब मैं ऐसे नाम नहीं लेता, वो बेहतर है जो खान साहब जिसको बुलाना चाहेंगे। बाकी पार्टी ले रही है वैसे सारे नाम, वो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं मतलब ठीक है जो खान साहब का फैसला। अच्छा, वैसे जो मुज़ाकरात हैं इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि आप लोगों ने खुद ऐलान किया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि महमूद अशरफी साहब को हम मैंडेट दे रहे हैं, वो जो भी करें, किसी के साथ रब्ता करें, मुज़ाकरात करें, हमारे लिए काबिल कबूल है। फिर गौर खान साहब ने कहा कि खान साहब ने कहा जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो फिर ये कह के वापस कैसे चले जाते हैं? नहीं देखें, मैं पहले दिन से मेरा मौका बड़ा क्लियर था और मैंने कहा था कि ये 3 जमातें हैं, इनके हवाले से खान साहब ने कभी भी नहीं कहा कि इनसे बात करनी है। ओवरऑल बाकी जितनी जमातें हैं या किसी और जगह पर जहाँ पर पावर है तो वहां पर बात करनी है। देखें, खान साहब जब बात की गई ना कि ये तो चाहते हैं और उनकी तरफ से हाथ बढ़ाया जाए, वो कहते हैं जी कि बिल्कुल मुज़ाकरात की बात हो, तो उन्होंने कहा कि इनके पास कोई इख्तियार है क्या, इनके पास कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है कि तो क्या इनके पास कोई, जिनके पास इख्तियार है उनसे बात कर लें। तो हमने कहा है कि उनसे बात होगी और उनसे यही होगी कि आप आईनी हदूद के अंदर है, हम तो बड़ा क्लियर हैं, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं। और दूसरी तरफ ये आकर एक सलाम लेना और कहना जनाब कि ठीक है जी हम तो चाहते हैं मुज़ाकरात, और दूसरी तरफ अगर देखें तो वो केसेस बना रहे हैं, 203 केसेस अलग बना दिए खान साहब के ऊपर, वर्कर्स और जितने कारकुनान हैं उनको बार बार उठा रहे हैं, गिरफ्तार करें, खवातीन के साथ सलूक जो हो रहा है। केस बनाने के इल्जाम आप हमेशा गवर्नमेंट पे डालते हैं और मुज़ाकरात के लिए आप कहते हैं कि इल्जाम की बात नहीं। देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है ना, तो पुलिस की मदयत में होगा, खावर मानका के ऊपर जनाब मैंने अटैक किया, बेल होगी मेरी। अब शुएब शहीन पे 7 मुकदमात बनाए गए हैं दहशतगर्दी के। इसी तरह अली बुखारी इस्लामाबाद में उसने रैली निकाली है, तो हुकूमत किसकी है, कौन दर्ज कर रहा है? पुलिस की मदयत में मुकदमात बन रहे हैं, दफ़ा 144 के ऊपर बन रहे हैं, लोगों के घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है मुख्तलिफ। जैसे आप देख लेना कि राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि अगर जो है वो इसमें रिहाई होती है तो फिर किसी और मुकदमे के हवाले से इधर उधर से ढूंढा जा सकता है, कहीं और मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा सकती है, तो वो तो खुद एडमिट कर रहे हैं तो उन्होंने किया है। और कानूनी तौर पे आज ना वैसे एक तो इद्दत में निकाह जो था उसमें सदा कौलअदब नहीं हुई, वो बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि आज सबको उम्मीद थी कि चलें 2 नहीं तो उस दोनों में से किसी एक की सजा तो माफ़ हो सकती है, वो नहीं हुई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आपके सारी सूरत आपके सामने, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन के बाद सुप्रीम पूरी अदलिया में स्ट्रॉन्ग बड़ा सेक्शन जो जजेस का उसने आवाज़ बुलंद की है इंटरफेरेंस के हवाले से, फिर वो ह्यूमन राइट वायलेशन पे, लेकिन उसकी वजह मैं समझाऊँ जहाँ तक वो ये है कि वो पीटीआई नहीं है। ठीक है। और पीटीआई को ये अगर गलती होगी कि वो समझेंगे कि माजी में जिस तरह जजेस किसी जमात के साथ खड़े थे तो वो पक्के पक्के उनके साथ हर मामले में अटैच होते थे, ये इस तरह नहीं है। बिल्कुल। और ये जो है ये खुद हुकूमत की गलती और जो इस तरीके से जजेस को हैंडल किया गया। अब देखें जिस तरह जजेस ने कंप्लेन की कि जी किसी जज के बेनोई का या और जो मामला कैमरे या और ये बैडली हैंडल जो है हुकूमत की तरफ से कोर्सिव एक्शन लिए गए, जिसकी वजह से जजेस का रिएक्शन आ रहा है। और फिर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, फिर और तरीके आजमाए गए, फिर जिस तरह कोई कंप्लेंट मलिक शहजाद जो लाहौर हाई कोर्ट के जज अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए उनके खिलाफ, तो ये हुकूमत का फेलियर है। और ये वो जजेस हैं जो माजी में बल्कि पीटीआई के भी विक्टिम रहे हैं। ठीक है। और पीटीआई के दौर में भी इनको कोई जो है वो कोई ये पीटीआई की फेवरेट बुक में नहीं थे। तो ये इस जो टेंशन चल रही है इन जजेस की और हुकूमत की, उसका फायदा तो पीटीआई को हो रहा है और होगा। लेकिन ये है कि अगर आप समझें कि पीटीआई को उसके बार्गेनिंग पोजीशन भी बेहतर होगी हालात से, लेकिन अब देखते हैं कि वो किस हद तक, क्योंकि हुकूमत तो बगैर लग रहा है कि उन जजेस को मजीद टफ टाइम दे रहे हैं, फिर वो मजीद जजेस जो हैं वो उसका रिएक्शन दे रहे हैं और उसका फायदा इनको हो रहा है। लेकिन आज जो अफजल मजोका साहब ने जो फैसला किया है वो तो नहीं लगता कि उन्होंने प्रेशर में किया। नहीं, देखें लोअर जुडिशरी अभी सूरत हाल डिफरेंट है। जो सुपीरियर जुडिशरी के 140 जजेस हैं, खासकर लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये 3 जो हैं कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखें वो उन्होंने जमानत नहीं दी, मेन केस तो अभी पेंडिंग है, मे बी मेन केस में भी इनको रिलीफ ना मिले, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े चांसेस हैं कि इनको रिलीफ मिल जाएगा, बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। और आपका ख्याल ये है कि अफजल मजोका साहब का जो फैसला है वो ठीक नहीं है?
उसके नहीं, अंदर उसमें भी है, उसमें मसला ये है कि वो उन्होंने रीजनिंग उस तरह की नहीं दी। और देखिए इन फैसलों का तो नुकसान हुआ है नून लीग को। 5 दिनों में 3 सजाएं इमरान खान को जो हुई हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो एक विक्टिम कार्ड खासकर पंजाब में, और अगर आप मजीद बार बार विक्टिम कार्ड इनको देंगे और जिस तरह इनके साथ ज्यादतियां करेंगे तो आपके पास फिर क्या बचेगा कोई चीज करने का। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों से नून लीग को भी बाहर आना चाहिए। मर्कजी अपीलें अभी पेंडिंग है 2 जुलाई को, लेकिन आज जब फैसला दे दिया तो इसका मतलब ये है कि वो फैसला भी ऑब्वियस ही है, फिर तो उसके अंदर तो कोई देखिए वो भी जिस तरह उन्होंने आखिर में कहा कि जी इस वजह से भी जमानत नहीं मिल सकती कि इसमें सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये मेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी इससे सबसे स्ट्रांग केस साइफर था, ठीक है, जो बल्कि जैसे आमिर फारूक साहब ने कहा कि उसमें कोई उन्होंने क्विट कर दिया, ठीक है। तो ये तो केस ही कोई नहीं है, और बल्कि ये केस तो जितना ज्यादा रहेगा उतनी हुकूमत की बदनामी होगी। ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन आपके पास अफनान साहब सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आज जब ये फैसला आया तो आप लोगों के खिलाफ नारे लगे अदालत के सामने और अदालत के अंदर भी, और लोगों ने घेराव भी वैसे उमर अयूब साहब का किया कि वो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दिया कि वो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती कर रही है। तो इस खातून के साथ क्यों आप इस लेवल तक चले गए? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे अफनान साहब, ये कोई भी फैसला हो जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तलवार लेके चढ़ जाती है। वो कहती देखें आप बुशरा बीवी को रिहा नहीं कर रहे, इमरान खान साहब को रिहा नहीं कर रहे। आज वैसे जज अफसल मजोका के भी खिलाफ हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर। देखिए बात यह है कि ये तो जुडिशरी के ऊपर डिपेंडेंट है कि किसने अंदर रहना है किसने बाहर रहना है। फैसले तो उन्होंने देने, हमने तो देने नहीं है। तो जो भी फैसला देते हैं हम उसके ऊपर अमल दरामद कर देते हैं। तो अगर जुडिशरी फैसला दे देगी उनको छोड़ना तो हम छोड़ देंगे, ठीक हो। तो हमारा इसमें है ही नहीं कोई। वैसे आप समझते हैं कि ये केस बनता था कोई इद्दत में निकाह का, और इसकी बुनियाद मैं आपको बता दूं कि ये सहारा लेके खड़ी है। ये जो इद्दत वाला केस था और ये जो 2 उसके अलावा जो जिनके फैसले आए हैं इलेक्शन से पहले, इसका फायदा हुआ है पीटीआई को और हमें नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये तो, और ये इद्दत वाला बिलखुसूस केस जो है ये तो मतलब कि मैं खुद ये समझता हूँ कि क्योंकि ज़्यादा लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में अगर आप ज़्यादा घुसेंगे तो फिर उसका और है वैसे अफसोस की बात कि उनके शौहर नहीं किया हुआ है, हमने तो किया हुआ नहीं है। ठीक है, उनके जो एक्स हस्बैंड है उन्होंने किया हुआ है, और वो जो पूरी फैमिली की जो मामला है वो सारी दुनिया को पता चल रहे हैं। अफसोसनाक है मामला। लेकिन अब सजा खत्म हो जाती है इमरान खान साहब की तो उसके बाद फिर जेल में नहीं रह सकेंगे। ये जो आपकी ख्वाहिश है ना कि आप उन्हें मुसलसल 5 साल जेल रख लें, तो वो नहीं रख सकते। देखिए ये भी क्या कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है मामला। हुकूमत ये जरूर कर सकती है कि वो जो है वो जो केस है उनको उनकी पैरवी करे, मगर ये तो ज़ाहिर फैसला तो फिर भी अदलिया नहीं करना है। और उनका जो भी फैसला होगा, अभी आप सरगोदा वाला भी एक जज है उन्होंने भी फैसला दिया, सबने सुन देखा है, वो भी हुआ है। तो जो फैसले आ रहे हैं फिर उनके ऊपर अमल दरामद ही कर सकते हैं, हम और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सीनियर जुडिशरी जो है ना वो उनके बारे में अब तासुर है कि वो उनका टिल्ट नजर आ रहा है इनके तरफ, इमरान खान साहब की तरफ, या इमरान खान साहब से हमदर्दी महसूस हो रही है। और अब अगर जब हाई कोर्ट में जाएगा ये केस, अभी इस्नात मलिक साहब ने भी आपको बताया, तो ये फैसला रिवर्स हो सकता है। हो गया इमरान खान साहब रिहा, और इमरान खान साहब रिहा, आपकी गवर्नमेंट चली गई फिर नहीं, हुकूमत नहीं जाएगी। लेकिन पहले भी ये कहते हैं 5 साल रिहाई थे ना, ये 2013 से 18, तो ये ज़रूर इंतशार वगैरह फैलाने की कोशिश करेंगे। वो पहले भी उन्होंने क्या कहते हैं बहुत दफ़ा कोशिश की है, फैलाते रहे। क्या मुल्क का जो है वो तो ज़ाहिर उसमें नुकसान ही है। और देखिए हम तो सियासी लोग हैं, हम सियासत से सियासी लोगों का मुकाबला होता है, हम कर सकते हैं इनका भी मुकाबला या किसी और का भी, और हम इनका भी कर लेंगे। जो मामला देखें, मैं जो भी फैसला अदलिया दे ना वो आइन और कानून के मुताबिक दे, वो किसी को खुश करने के लिए, क्योंकि किसी का आपका फैमिली का मेंबर जो है वो आपको जैसे उसको खुश करना है तो आपने उसके हक में फैसले देने शुरू कर दिए। हाकिम निसार ने, गुलजार ने, खोसे ने जो रवायत डाली थी वो नहीं होनी चाहिए। अदलिया फैसले दे आइन और कानून के मुताबिक दे, किसी के कहने में ना दे। बिल्कुल सही। अच्छा नईब साहब फरमाइए, जब भी फैसला होता है तो आप अदालत के ऊपर क्यों चढ़ जाते हैं? आज जिस तरह वहाँ पे घेराव किया आपकी खवातीन ने और आपके कारकुनों ने, जो वहाँ पे नारेबाजी हुई, और ऐसा लगता है जैसे आप ना अदालत के ऊपर गुस्सा निकालना चाह रहे हो। देखें थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें ना, तो इमरान खान साहब के ऊपर पहले भी मैंने स्टार्ट में गुजारिश की कि 203 केसेस बनाए गए। अब कोई 15-16 केसेस में खान साहब की बरीयत हुई है। 16 केसेस में जो बरीयत हुई है 109 को, जिसमें 9 मई के हवाले से भी मुकदमात है। अच्छा, बरीयत किस बुनियाद पे हुई है कि कोई एविडेंस इमरान खान के खिलाफ ऑन रिकॉर्ड नहीं मिली। तो इस तरह के केसेस हैं। आपने देखा कि साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे उड़ा,
आपने देखा कि तोशाखाना केस के अंदर 14 साल सजा थी, कैसे गई। इसी तरह आपने देखा कि ये इद्दत केस, जिस तरह ये तीनों केसेस जो मैंने जिक्र किया है, ये 5 दिन में 3 सजाएं सुनाई गई थी, ठीक है। 2 दिन के अंदर ये फैसला दिया गया था इद्दत वाला। एक दिन एविडेंस होती है और उसके बाद 1 आध दिन रख के और 3 तारीख को फैसला दे दिया जाता है। ना उसके अंदर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन है, ना 342 की स्टेटमेंट है, ना कोई बहस है, ना कुछ है। तो केस पहले झूठे बनाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इस तरह का केस नहीं बना। इद्दत में निकाह का केस वो खावर मानिका साहब ने किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बना। वो खावर मानिका साहब ने किया। खावर मानिका से पहले मुफ्ती सईद ने किया था, मुफ्ती सईद को प्लांट किया गया था, फिर खावर मानिका को लाया गया। मुफ्ती सईद, अच्छा, आप तो आपकी पार्टी के बंदे थे ना जी? बिल्कुल, हमारी पार्टी के। जैसे कैसे प्लांटेड थे जिन्होंने निकाह पढ़ा लिया? जैसे अकबर एस बाबर थे, ठीक है जी, ऐसे ही वो थे, तो उनको लाया गया, उसके बाद इनको लाया गया। अब इनके जरिए दरमियान में जो गवाह, वो देखा आपने ओन चौधरी, वो कौन है बंदा? वो हमारे मुखालिफ है, ठीक है। तो ये एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत PMLN और पीछे इनके जो इनको फार्म 47 के मुताबिक बनाने वाले हैं, मैं आपको बड़ा क्लियर करता हूँ, जो शरीयत है ना उसके मुताबिक जो औरत का बयान है ना वो मोतबर है, और इसमें उलमाए कराम अपने वो इस हवाले से बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इद्दत पूरी कर ली है, उसके बावजूद ये केस बनाया गया। दूसरे नंबर पर बात यह है कि 2017 में 11वें महीने में वो कहते हैं जी कि तलाक हुई, और 2018 में पहले महीने की पहली तारीख को निकाह हुआ। वो कहते हैं निकाहनामा आपके सामने है, तलाकनामा आपके सामने है। देखिए मैं ना, कुरान में सूरह तलाक है, इतनी ये इम्पोर्टेंट मामला है कि उसके ऊपर पूरी एक सूरत नाजिल हो चुकी है। वही बात है, और उसके मुताबिक जो है की गवाही काफी नहीं है सर, उसको पूरा आप देख लें। कहते हैं मैंने उसको देखा था अभी रिसेंटली, उसको देख लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन एलिगेशन लगाते हैं कि ये जानबूझ के भी किया जाता है वाला काम। इसको भी देखना चाहिए। मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये अफसोसनाक है मामला, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि अफसोसनाक नहीं है। देखिए उनके एक्स हस्बैंड ने भी किया, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी फैमिली होती है ना, बहनें हैं, बेटियां हैं, और भी लोग हैं, तो अफसोसनाक तो है ये, क्या कहते हैं। लेकिन उनका हस्बैंड 2018 के अंदर वो कहते हैं जी कि पहले महीने की पहली तारीख को जो है वो निकाह इद्दत के दौरान हुआ। अब इसके अंदर शरई अदालत है, उसने भी फैसला दिया है कि 39 डे के बाद जो निकाह होगा वो भी जायज़ होगा, और वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने 39 जिस तरह आपने पूरे किया ना सर। लेकिन इस केस के अंदर बीबी ने खुद कहा कि मैंने अपनी इद्दत पूरी की है। औरत का बयान मोतबर समझा जाता है, और खावर मानिका का आपने कंडक्ट देखना है कि 2018 से लेकर 2023 तक वो खामोश रहा। जो ही उसे उठाया गया, उठाने के बाद वो अचानक अदालत में बरामद किया गया, कंप्लेंट भी फाइल होगी, सारा कुछ हो गया। ओन चौधरी मुंह छुपा के आता था, और जिस तरह से फिर एविडेंस रिकॉर्ड कराएगी, सारा प्रोसेस का हिस्सा बने, जज को भगाया गया, पिछले जज को, और इस जज के पास जानबूझकर ये केस लाया गया कि ये दरखास्तें जो है इनकी खारिज करे। अब उसके ऊपर अगर हम बात करें कि ये गलत फैसला दिया गया है, और जो जज इंसाफ देना चाहते हैं उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे हटाया गया, तो क्या ये गलत बात? ठीक हो। अच्छा मलिक साहब, ऐसे मखसूस सीटों वाले केस पे आते हैं, वहां पे जो रोजाना की बुनियाद पे जो बहस चल रही है, अब मुझे लगता है कि ऐसे जैसे इलेक्शन कमीशन फंस रहा है सारे काम में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, वो अब जजेस इस सवाल कर रहे हैं कि PTI के जो कैंडिडेट थे, इनको आपने इंडिपेंडेंट क्यों डिक्लेयर किया है, इसकी वजह पता है। ठीक, और इस वजह से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, आपका काम था एक बड़ी पार्टी, उसको आप इस तरह वाइप आउट कर रहे हैं, किस तरह आप उनको आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की, जनवरी 13 के फैसले का हवाला दिया है जो जस्टिस काजी फैसल साहब का, लेकिन काजी फैसल साहब ने वादे किया कि मेरे फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई। मेरा भी ये नहीं था कि जी इनको, ये था कि सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए और सिंबल ले लेना। सिंबल भी वो कह रहे हैं कि ये जो आज़ाद जितने लड़े थे ये खुद बल्ले अप्लाई कर सकते थे, हालांकि वो मेरा ख्याल है कि वो उनको ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा नहीं, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन था वो एक घंटा बाद वो जो है वो नहीं, मैं स्टोरी बताता हूँ जी, मैं क्योंकि खुद रात के वक्त फैसला हुआ था, उसी वक्त लास्ट डेट नहीं, टिकट्स जारी हुए थे उस रात को, और हमने जाकर जमा करवाए थे। ठीक है, मैं शाम 6-7 बजे पहुंच गया था, क्योंकि ये रात को समात चल रही थी। जो ही फैसला आया, आरओ साहब का फोन है, आ जाएं जी, आपको निशान अलॉट करना है। क्या हुआ है जी? आप क्योंकि फैसला आ गया, बल्ला मिला नहीं है, तो लिहाजा आपके पास ये निशानात हैं, इनमें से आपने चूज करना है। अब उसमें ना बल्ला था ना कुछ था, आजाद हो गए जी हम। हमने उसके बाद चैलेंज भी किया, लेकिन आपको पता है कि फिर यहाँ पर 10 दिन ऊपर इलेक्शन थे। अच्छा, आपने जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए थे उसके अंदर लिखा था कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और जो फहरिस्त है 81 की, उसमें ज़ाहिर है 35 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा हुआ है उसके दरमियान के जनाब हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, PTI
पीटीआई नहीं, 81 में तो मैं शामिल नहीं हूँ क्योंकि 81 वो तो दूसरे हैं ना जी, लेकिन जो एमपीएस के हमने टिकट दिए मैंने लिखा था, तमाम ने लिखा था। देखिए चौधरी साहब, अगर एक आदमी का भी साबित हो गया जो बजाय आज जजेस का मूड लग रहा था कि जी वो उसने एफिलिएशन पीटीआई की लिखी और सर्टिफिकेट भी दी है, तो फिर यह है कि जो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन है कि जी इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, तो वो जो रिटर्न कैंडिडेट होगा उसको दूसरे आजाद बेशक हों वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा चांसेस पीटीआई जो आज जजेस की सवालात थे वो थे कि पीटीआई को मिलनी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं मिलनी, इस तरफ मामला जाए। तो जाहिर है वो ठीक है वो चलेगी, लेकिन अभी पीटीआई जो है वो कौमी असम्बली में नहीं है जी, तो उसको कैसे फायदा हो सकता है? देखिए वो फिर कोई हल सुप्रीम कोर्ट इसका निकालेगी। 187 आर्टिकल बड़ा है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शन पास कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है। अब 187 जो आर्टिकल है वो उसको इन्वोक किया जा सकता है, कोई ऐसी डायरेक्शन दी जा सकती है कि दोबारा 3 दिन में इलेक्शन कमीशन ये जो वो एक्सरसाइज करे। तो ये कोई ना कोई इत्तेहाद काउंसिल से इनको निकाल के इन सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर डिक्लेयर करे, उसके बाद पाकिस्तान बिल्कुल कोई ना कोई इसका हो सकता है। अब देखते हैं फिर मखसूस सीटें और 7 आर्टिकल 6 भी और ये अब जजेस की राय है जिसने गलत इंटरप्रिटेशन की है। इलेक्शन कमीशन बदलना देखिए बात यह है कि जजेस नहीं, उसमें अब मसला ये है कि कुछ जजेस पीटीआई पे ब्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पीटीआई ने क्यों सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन की, पीटीआई के कैंडिडेट खुद उन्होंने दरखास्त पीटीआई की क्यों नहीं दी, अगर इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ फैसला किया तो इन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया। इसमें इनकी मैं समझता हूँ कोताही थी, क्योंकि ये सारे जो वकील थे ये इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी की तवज्जो इस तरह नहीं थी। सलमान अकरम राजा साहब ने एक दरखास्त दी थी कि जी मुझे जो वो पीटीआई के अब वो सुप्रीम कोर्ट इश्तार ने वापस की तो अपील दायर करनी थी, वो नहीं दायर हुई। तो ये कुछ चीजें गलतियां पीटीआई की तरफ से हुई, लेकिन अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंटरप्रिटेशन जो गलत हुई, कुछ जजेस की ये राय अब या क्या ये मेजॉरिटी में है या मिनॉरिटी में ये नहीं अब इस वक्त बगैर ये लग रहा है कि इस चीज पे मेजॉरिटी में है कि कम से कम ये माले गनीमत नहीं मिल सकता नून और पीपल्स पार्टी को जो 78 सीटें हैं जो ठीक है। तो इस वैसे उसमें अफरान साहब ये जो है ना मामला मेरा ख्याल बिगड़ता चला जा रहा है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम कर लिया जाता है और फिर वो कौमी असम्बली में पहुंच जाती है और उनको मखसूस सीटें मिल जाती हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और आपके लिए खासे मसाइल पैदा हो जाएंगे। दूसरा मखसूस सीटें अब आपको नहीं मिलेंगे, 78 सीटें आपकी गई तो कहाँ स्टैंड करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफरान साहब ये अब 78 सीटें तो गई आपकी और दूसरा यह है कि जैसे समाज चलती जा रही है ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। अब ये वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अमेंडमेंट होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा कौमी असम्बली में आएगी, उनको मखसूस सीटें भी मिल जाएंगी। कहाँ स्टैंड करेंगे आप उसके बाद? देखिए मैं जो कितना कानून को समझता हूँ उसको सामने रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकता है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जस्टिस काजी फायद ईसा का फैसला मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके अंदर सिंबल पीटीआई से लिया गया है और 13 जनवरी का फैसला और वो कानून बनाया पीटीआई ने खुद था। तो एक ऐसा कानून जो पीटीआई ने खुद लेजिस्लेट किया उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जिससे वो ले लिया गया सिंबल। उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, मेरा ये ख्याल मेरी नाक़िस राय में बहुत मुश्किल है। ठीक है। उसके बाद मज़ीद एक और पेचीदगी ये भी है इस सारे केस के अंदर कि इन्होंने ऑफिशियली लिख के दे दिया कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। अब ये इससे बड़ा ब्लंडर जो है मेरा ख्याल है सबसे बड़ा ब्लंडर अगर देखा जाए पिछले इलेक्शन वाले सीजन में वो सबसे बड़ा ये था, क्योंकि अगर ये किसी और पार्टी का लिख देते जिसने एक सीट भी जीती होती है, एक एमपीए की सीट भी जीती होती तो इनको सारी सीटें मिल जाती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, इन्होंने सब ने ज्वाइन कर लिया, लिख के दे दिया। अब वो जाहिर है अब इस सारे को पहले रिवर्स करें, फिर काजी फायद ईसा साहब का चीफ जस्टिस साहब का फैसला रिवर्स करें, फिर वो जो लेजिस्लेशन है उसको रिवर्स करें। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो ये कर सकती है, क्योंकि लेजिस्लेट हुआ है। अगर लेजिस्लेट ना हुआ हुआ सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये समझती है कि ये सीटें हमें नहीं मिलनी चाहिए, अगर वो ये समझती है, हालांकि वैसे तो इस पर बलूचिस्तान का एक जो है 2008 की असम्बली का मौजूद है जिसमें इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा जीत गए थे, लेकिन सीटें फिर भी जो पार्टी जीती थी उन्हीं को मिला था। इसके अलावा और भी मामला हैं, लेकिन अगर फर्ज करें वो ये समझते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि जो रास्ता आप बता रहे हैं वो ले सकते हैं। वो कोई नया रास्ता आप निकाल लें तो आई डोंट नो 68(3)A वाला ना रास्ता हो, बस मुझे ये उम्मीद मैं करता हूँ कि इस तरह का ना हो, क्योंकि देखिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि फैसले कानून के मुताबिक आने चाहिए। ठीक है, ठीक। अगर फैसला कानून के मुताबिक नहीं है ना तो फिर उसका मतलब ये है कि आप एक पंचायत खोली हुई है आपने, जिसमें आपने दो पार्टियों को बिठाया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि कोई दरमियान का रास्ता निकल जाए
और मामला आगे चल पड़े। ये सुप्रीम कोर्ट का मेरे नजदीक ये काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून के मुताबिक फैसला दे, या कोई भी कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला दे। अच्छा, वैसे नहीं सही, ये तो मुसलसल फैसले आप लोगों की तरफ से गलत आ रहे हैं, सारा मसला आप उससे पैदा होता है। जैसे इद्दत के अंदर निकाह करने की क्या जरूरत थी, 2 महीने इंतजार कर लेते। सेम इसी तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, आप करवा लेते, ठीक करवा लेते, अपने आइन के मुताबिक करवा लेते। 2 मौके मिले आपको, दोनों आपने गलत उसको इस्तेमाल किया। फिर जब आपको फैसला आ गया 13 जनवरी का, तो आप उसके खिलाफ अपील कर लेते हैं, आप तशरीह मांग लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो जहां भी करते हैं फैसला गलत करते हैं, रिजल्ट आप ठीक चाहते हैं उसके बाद। देखें, जो आपने बात की ना इद्दत वाले, मैं उसके ऊपर पूरा आपको मौका दे चुका हूँ। और दूसरी बात, दूसरी बात, आपने इंटर पार्टी इलेक्शन की तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। तो हमने 2022, 2023, 2024 हर दफा करवाए। लेकिन मुझे ये बताएं कि जहाँ पर खाली नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, कुछ देखा ही नहीं गया, क्या उनकी कोई बात करता है? हमारे ऊपर सारे ठीक नहीं। आप देखें, पिछले दिनों मियां नवाज शरीफ का इलेक्शन हुआ ना, आप देख लें, उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया। कौन सा प्रोसीजर? प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया। तो ऐसी प्रोसीजर हमारा भी था। आपका कहाँ प्रोसीजर था? दिखाए ना क्या, बैठ के वो खुद ही जो है वो बन गए, एक तरफा सदर बन गए। तो हम पे कहा जाता था ना कि ये जमहूरियत की बात करते थे और बिला मुकाबला हो गए। ठीक है, तो बिला मुकाबला उनको तो इकट्ठा कर लेते हैं, उन्होंने 8 लाख की है, 1% उन्होंने किया है जितने लाख उनके थे। कोई पूरी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं थी। कितने लोग? बस जनरल काउंसिल में हमारे हैं 1000 के करीब। देख ले, तो नहीं, जनरल काउंसिल इलेक्ट करती है ना, हमारा आइन ही यही कहता है। उनका आइन देखें, हमने अपने आइन के मुताबिक करवाए, आपकी हमने जस्टिफिकेशन जो है वो सारी बताई। ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह से उसने सारा ऑपरेशन हमारे खिलाफ किया, चाहे आरोज वाला मामला हो, चाहे बल्ले के निशान वाला मामला हो, चाहे इमरान खान के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला हो, चाहे इमरान खान और फवाद चौधरी के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला हो, ये 50 ऐसी चीजें हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने की हैं। तो इलेक्शन कमीशन जब पार्टी बना हुआ था कि जब वो पार्टी बना हुआ है तो आप अभी भी पार्टी बनाओ। देखें, अभी भी पार्टी बना, देखें अभी भी पार्टी बना हुआ, और उस वक्त तक पार्टी बना रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट या कोई उसको लगाम नहीं डालेगा। तो हम यही सदा कर, अभी देखो ना, मखसूस सीटों का इशू है, जहां पर आइन की खिलाफवर्जी हुई है, जहां पर इलेक्शन करवाने थे, ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी जिसकी एक भी सीट नहीं है? आपको पता था जनरल होंगी? मैं बता देता हूँ। देखें अहमद रजा साहब कर लेते तब भी बन जाता। मैंने नहीं किया है ना कॉन्टेस्ट। अहमद रजा साहब जो है, मैंने अहमद रजा साहब से बात की, मैंने कहा जी कि आप जरा बताएं कि आपने क्यों फिर घोड़े का निशान जो है आपको क्यों नहीं मिला? उसने कहा जब इन्होंने आज़ाद किया तो मैंने कहा कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह हूं और मुझे निशान अलॉट किए जाए। उसने नॉमिनेशन पेपर के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा है, और जब इलेक्शन कमीशन ने पेपर दिए साथ तबलीग लिखा है, पीटीआई नजरियाती वो लिखा है, लेकिन उसने जाकर उनसे कहा कि मुझे घोड़े का निशान दिया जाए, उसका अपना निशान नहीं दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद ये कह देना जनाब के वो जो है वो शायद जो है वो भी आजाद गया और आपने ऐसी जमात को क्यों किया। अगर उस पॉइंट पे आ जाएं तो उसे भी फिर माने कि उसकी नशिस्त जो है वो घोड़े की है। जमा करवा देते। देखिए फहरिस्त जमा कैसे करवाते, लेकिन हमने पीटीआई की फहरिस्त जमा करवाई है। ठीक है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हमने इलेक्शन जो है वो लड़ने के बाद जो है ज्वाइन किया, पहले नहीं किया। पहले कहा अगर ये लिस्ट जमा करा देते, लिस्ट जमा करवानी थी जब हमें पहले होता कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जाना है, क्योंकि आपने फैसला किया नहीं था पहले किया। देखिए फैसला तो बाद में होगा ना। तो ये कौन फैसला करता है वैसे आपके? देखिए फैसला तो डेफिनेटली सारी मुशावरत के साथ खान साहब से डिस्कस होता है और उसके बाद सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको पता है ना कि पीटीआई नजरियाती की तरफ हम उसकी टिकट जमा करवाने के लिए हम गए तो उसे उठा लिया गया। ठीक है, तो ऐसी सारी सूरत हाल बनी हुई थी, उसके अंदर फिर इस तरह का माहौल बना और हमने ज्वाइन किया। ठीक हो। अच्छा, वैसे असनाद साहब एक बड़ा फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि फर्ज करें डिक्लेरेशन जो है, अगर आधे लोगों के डिक्लेरेशन आ जाते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मेरा ताल्लुक है, मैं उसकी बेस पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो फिर पोजीशन क्या होगी इस सारे केस की? जो ब्रेक हो ब्रेक है वो दोबारा दो। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। साद मलिक साहब ये फरमाइएगा, अगर ये डिक्लेरेशन निकल आते हैं, क्योंकि अब तो फॉर्म्स खोले जा रहे हैं ना, और अगर 81 जो उनके MNAs हैं
और उन सब के अगर फॉर्म खुल जाते हैं और उसके अंदर किसी ने लिखा हो कि जी हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो केस की पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगी? बगैर ये लग रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो ये कह सकती है 35 के करीब लोग हैं वैसे अभी भी नहीं, एक भी अगर निकल आया जो सब, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि कम से कम एक MNA होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर एक भी इस तरह निकल आया तो जो इंटरप्रिटेशन बगैर मेजॉरिटी जजेस की है वो इस तरफ जाएगी कंप्लीट जस्टिस की तरफ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसका मैकेनिज्म क्या होगा, लेकिन जस्टिस काजी फैसला अभी तक वो जो है वो बड़े क्लियर है। वो कहते हैं जी PTI वाले जब उन्होंने खुद ही अप्रोच नहीं किया, दे मिस द ट्रेन, अब उनको नहीं, ये नहीं है कि जी अब हम रिलैक्सेशन दें। लेकिन इसमें एक सवाल ये मलिक साहब बनता है कि फ़र्ज़ कर लें कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, मैंने फॉर्म में लिखा हुआ है जी कि मैं PTI की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं इलेक्ट होके आया, मैं आज़ाद ही इलेक्ट होके आया, तो मैंने सुनी इत्तेहाद कौंसिल अगर मैंने ज्वाइन कर ली तो मैंने अपना हक जाहिर ही कर बैठा मैं कि मेरा। देखिए वो उसकी वजह यही आ रही है कि इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन। अगर इलेक्शन कमीशन इनको सबको PTI का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दी, रिटर्न कैंडिडेट, और फिर तो इनको जरूरत ही नहीं थी सुनिए था। वैसे इनको जो है वो बार बार बताया भी गया था कुछ लोगों की तरफ से, और उनकी ये था कि जी आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या वादुल मुस्लिमीन जाने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें। क्योंकि ये जस्टिस काजी फैसल ने जब ये केस चल रहा था रिजर्व सीट वाला जो मामला अगर आया तो फिर आप आइएगा हम देख लेंगे, वो क्लिप बेशक अभी भी वायरल भी है, वो ये इनको इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन वादे तौर पर इनके रिजेक्ट करता, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते, तो ये ज्यादा जो एक हुज्जत थी ये खत्म हो जाती। तो खैर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। असल बात जो सब ये नहीं है, मसला ये है कि अगर ये सीटें जो 23 MNAs की मिलती हैं हुकूमत को, हुकूमती पार्टीज को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है जजों के हवाले से। अब उस जजेस में कुछ जजेस जो है वो अग्रीव्ड है, कुछ बेनिफिशियरी है उसको, ठीक है, तो ये इस कंटेक्स्ट में भी चीजों को देखना बड़ा जरूरी है। तो ये जो फैसला है ये सेपरेट होगा आपका ख्याल है? बज़ाहिर ये लग रहा है मे बी, क्योंकि इस वक्त तो आज की डेट में तो जस्टिस काजी फैसला बज़ाहिर ये था कि उनका जो व्यू था वो मेजॉरिटी में लग रहा था, वो स्ट्रांग है। हाँ, दूसरी नहीं, उनके जो मुखालिफ हैं वो स्ट्रांग मेजॉरिटी में, और इसी वजह से केस भी अब लंबा थोड़ा एडजन हुआ है तो मंडे तक, हालांकि कहा गया था कि 2 दिन में इसको कंक्लूड होना है। तो देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। गवर्नमेंट भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, तो अगर ये भी हो सकता है कि जस्टिस काजी फैसला मेजॉरिटी के साथ शामिल हो जाए और यूनानिमस हो जाए इनके हक में। अगर नहीं होगा तो ये है कि कम से कम जो 5 इनके साथ जो सपोर्ट चाह रहे हैं कि PTI को मिलनी चाहिए वो तो स्टैंड करेंगे पक्का। ठीक, अच्छा वैसे ये फरमाइए अफनान साहब कि ये जो एक तासुर है कि आप कोई आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 78 सीटें अगर होंगी आपके पास तो 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, और उसमें जजेस से रिलेटेड कोई आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जैसे उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना चाहते हैं, तो उस लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो आप ये वैसे अपनी पिटीशन वो वापस ही ले रहे हैं अपनी तजवीज़? देखिए ये तजवीज़ जो है ये ज़ेरे गौर ज़रूर है, इसके ऊपर ज़रूर बातचीत हुई है, मगर इसके ऊपर कोई अभी तक कोई ड्राफ्ट मूव नहीं हुआ लेजिस्लेशन का। तो ये ज़रूर है, कुछ लोग समझते हैं कि जी रिटायरमेंट डेट बढ़ा दी जाए, 65 साल कर दी जाए, उससे जो है वो जो प्रेशर आता है एक्सचेकर के ऊपर वो कम होगा। ये एक राय ज़रूर मौजूद है, लेकिन जब ये कभी आएगी तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा बात हो सकती है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जजों को इससे साइड पर रख के कानून के मुताबिक फ़ैसला देना चाहिए। ज़रूर लोगों के मफादात होते हैं, लेकिन हमें मुनासिब कौम ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम अपने मफादात को फॉलो कर सकते हैं या कानून को कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को नहीं कर सकते। वैसे आप कानूनी और आईनी चीज़ों को साइड पर रख के इखलाकी तौर पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हुए सारे मामले? देखिए मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ कि वो जो इन्होंने लेजिस्लेट किया था इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो इन्होंने किया हमारे लिए था, वो लग इनके ऊपर गया, हुआ ये है। ठीक ठीक, तो वो बदकिस्मती है कि ये इस तरह हुआ है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मैदान में सियासतदानों को मुकाबला करना चाहिए और ये इस तरह के मामलात को नहीं करना चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ हुई है, वो वाटर अंडर द ब्रिज है, हम उस पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फरमाइएगा सर नईम साहब के ये पार्टी के अंदर हो क्या रहा है आपका? ये नया ग्रुप बन गया, सुना है 27 लोग आ गए उसके अंदर, और वो कह रहे हैं कि सारे वकला को निकालें इससे। अच्छा, मैं तो नहीं सुना कि कोई वकला के हवाले से बात हुई है या अभी तक ग्रुप सामने कोई नहीं मेरे तो आया। मैंने भी ये ज़राए से खबरें टीवी चैनल के ऊपर ही सुनी है, अदरवाइज प्रैक्टिकली तो शानदाना गुलजार साहब ने वैसे कहा है
हाँ। तो जराए की तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हो रहा है। नहीं देखें, अगर आप देखें ना तो तमाम जमातों में कोई इख्तलाफात इंटरनल होते रहते हैं, रहनुमाओं के होते रहते हैं। किसी की कोई, अगर आप देखें ना PMLN की, तो आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर फंड्स का पीपल्स पार्टी को देखें तो उनके अंदर भी कोई ऐसी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, तो वो इख्तलाफ होते रहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुतहद हैं और इमरान खान के विजन के ऊपर सारे जो हैं वो कायम है, और खान साहब की रिहाई के लिए, मैंडेट की वापसी के लिए, ये रूल ऑफ लॉ की जंग जो है ये जारी रहेगी। वैसे दूसरा ग्रुप जो वो कह रहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब रिहा हों, क्योंकि जब वो रिहा हो जाएंगे तो आप सब लोग फारिग हो जाएंगे, तो वो चाहते हैं कि इसीलिए केसेस को लिंगरान किधर से फारिग हो जाएंगे? वो पार्टी से, पार्टी से फारिग साइड पे। तो खान साहब इंपॉर्टेंस वो नहीं, खान साहब ने स्पोक पर्सन लगाया, खान साहब ने सबको खुद टिकट्स दिए, खान साहब ने जब वो बाहर थे और सारा उनके होते हुए तो ज्यादा वो था, और खान साहब हैं तो सब कुछ है। अगर आप कहें ना कि खान साहब को माइनस करने की जो कोई बात भी करता है, तो खान साहब के बगैर जो ये कहता है ना कि कोई और माइनस कर रहा है, उनके बगैर ना वो खुद है और ना कोई और है, क्योंकि वो है तो वो सब कुछ है। और उसी की वजह से आज सारे जो हैं वो कोई MNA, कोई MPA, कोई सारा बना बैठा है, उसके बगैर क्या हो सकता है? वोट उसका है, लोग उसके पीछे खड़े हैं। ये जितने भी सारे जीते हैं, जितने भी सारे आप देख लेना कि कितने बड़े बड़े नाम थे। परवेज खटक जी अपने हल्के से हार गए, आपने देखा जहांगीर तरीन किधर गए, वो किधर गया? अलीम खान को 15-16 अरब रुपए उसने अपने हल्के के अंदर लगा दिए, लेकिन 17,000 वोट हुए। और जिसको 87,000 मेरे अली इजाज वोटर, वो आज बेचारा जो है वो फॉर्म 45 लेकर फिर रहा है। तो फर्क कोई नहीं पड़ा पार्टी में, डिवीजन कोई नहीं है। नहीं देखिए, मैं वो कह रहा हूँ ना कि इख्तलाफ किसी के साथ हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है कि कोई पार्टी जो है वो टूट गई है। इमरान खान है पार्टी, PTI इमरान खान है, उसके बाद तो बाकी सारे। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।